नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को बीए सेमेस्टर 1 का पेपर एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी कोर 1 चैप्टर 8 का टॉपिक अधिकार का भाग 3 प्रस्तुत करूंगा। प्रिय विद्यार्थीगण, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को पूरा किया और दूसरा सिद्धांत अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत प्रारंभ किया था, जिसमें सिद्धांत की मुख्य बातों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज उसकी आलोचना और उसके आगे के भाग पर चर्चा किया जाएगा। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की लास्की एन वाइल्ड, प्लोजमोनेज, हॉकिंग जैसे विद्वानों द्वारा तीव्र आलोचना की गई है, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1 है राज्य अधिकारों का सृष्टा नहीं। आलोचकों का कहना है कि अधिकार राज्यकृत नहीं है, राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करता, वह केवल उन्हें मान्यता प्रदान करता है। अधिकार की उत्पत्ति का स्रोत तो सामाजिक नैतिकता तथा जीवन की परिस्थितियां हैं, जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान कर लागू करता है। अतः यह कहना भ्रामक है कि राज्य ही अधिकारों का निर्माण करता है। एन वाइल्ड ने ठीक ही लिखा है कि कानून अधिकारों का जन्मदाता नहीं, केवल उन्हें मान्यता और संरक्षण देता है। नंबर 2 है नैतिक तत्व का अभाव। वैधानिक सिद्धांत अधिकार के संबंध में केवल वैधानिक पक्ष पर जोर देता है और नैतिक पक्ष की अवहेलना करता है, परंतु जो बातें हमारी नैतिक धारणा के विरुद्ध हैं, वे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर भी अधिकार नहीं बन सकती। हॉकिंग ने कहा है कि क्या कानून रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को अधिकार बना सकता है? नहीं, क्योंकि जैसा प्लाज्मेनाज ने लिखा है, अधिकार का आधार उचित और अनुचित पर स्थित है। नंबर 3, राज्य को निरंकुश बनाता है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत राज्य को अधिकारों का एकमात्र जनक बतलाकर उसको निरंकुश और स्वेच्छाचारी बना देता है। आशीर्वादम ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह कहना कि राज्य ही अधिकारों का एकमात्र सृष्टा है, उसे निरंकुश बना देता है। राज्य को हम ऊंचा स्थान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे उतना ऊंचा स्थान नहीं दिया जा सकता। यदि सभी अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाने लगे तो राज्य एक विशालकाय दैत्य यानी लेवियाथान के रूप में प्रकट होने लगेगा। राज्य रीति रिवाज, नैतिकता, परंपराएं, जनता की इच्छा आदि मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए कार्य करता है और अधिकारों के संबंध में कानून बनाता है। लास्की के अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न लिखित कानून के नियमों की अपेक्षा अभ्यास और परंपरा पर अधिक आधारित है। नंबर 4, कानूनी अधिकारों का मुख्य निर्माता नहीं। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि राज्य प्राकृतिक अधिकारों को भले ही नहीं बनाता हो, लेकिन कानूनी अधिकारों को तो बनाता ही है। पर यह विचार भी मान्य नहीं हो सकता। कारण यह है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को ही राज्य द्वारा कानूनी रूप दिया जा सकता है। अतः यह कहना भी उचित नहीं है कि राज्य ही कानूनी अधिकारों का मूल उत्पादक है। नंबर 5, सभी अधिकारों पर लागू नहीं। हॉकिंस के मतानुसार अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अधिकारों के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू नहीं होता।
यह सिद्धांत केवल उन्हीं अधिकारों की प्रकृति की व्याख्या करता है जिन्हें राज्य ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। यह नैतिक अधिकारों के संबंध में मौन है। इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, या कहें कि इसका कुछ महत्व है, जो इस प्रकार है। इन कमियों के बावजूद इस सिद्धांत का जो महत्व है वह है कि इस सिद्धांत में प्रतिपादित इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि राज्य से पृथक अधिकारों की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह ठीक है कि अधिकारों के पीछे सामाजिक मान्यता अनिवार्य है, तो भी किसी अधिकार का अस्तित्व तभी है जबकि उसके संरक्षण की व्यवस्था हो। यह उत्तरदायित्व समाज राज्य को ही देता है। राज्य की स्वीकृति के बिना अधिकार कोरी काल्पनिक मांगे हैं। वे मांगे तभी अधिकार कहलाती हैं जबकि उन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। इसलिए बार्कर राज्य को अधिकारों का निकटतम स्रोत मानता है। अधिकारों में नैतिक तत्व का अपना स्थान है, किंतु वैधानिक स्वीकृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बोसाके का यह कथन सही है कि एक स्वस्थ अधिकार में वैधानिक और नैतिक तत्व दोनों का होना जरूरी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह व्यक्ति के अधिकार को एक कानूनी स्वरूप प्रदान करता है। आगे हम लोग अगला सिद्धांत देखेंगे, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत अधिकारों को इतिहास की देन मानता है। उसके अनुसार अधिकार इतिहास की उपज है, वह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इस सिद्धांत को यह मान्यता है कि अधिकार परंपराओं एवं प्रथाओं का सार तत्व है। यह प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं तथा रीति रिवाजों का फल है। जो प्रथाएं समाज में पूर्ण काल से ही मानी जाती रही हैं, उन्हीं को राज्य अवैधानिक मान्यता प्रदान कर देता है तो वे अधिकार बन जाती हैं। इस प्रकार राज्य किन्हीं नए अधिकारों की सृष्टि नहीं करता, वरन परंपरा से चली आ रही सुविधाओं को स्वीकार करके अधिकार का रूप देता है। रिची ने इस संबंध में लिखा है कि जिन अधिकारों के विषय में लोग सोचते हैं कि वे उन्हें मिलने चाहिए, वे वही अधिकार होते हैं जिनके वे अभ्यस्त होते हैं, अथवा जिनके विषय में गलत या सही एक परंपरा होती है कि वे उन्हें प्राप्त थे। हिंदू कानून में हिंदुओं का संपत्ति विभाजन संबंधी नियम एक ऐसा ही अधिकार है। बहुत से विद्वान ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या अधिकार के संदर्भ में करते हैं। बर्क के मतानुसार फ्रांस की राजक्रांति व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की खोज में हुई थी, किंतु ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति का आधार वहां के जनजीवन की रीति रिवाज और परंपराएं थी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन साविनी, राके, सर हेनरी मैन, एडमंड बर्क, बर्गेस आदि विद्वानों ने किया है। इन सभी विचारकों का कहना है कि चूंकि कानून की प्रकृति ऐतिहासिक है, अतः अधिकार भी ऐतिहासिक है। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर मेन ने अधिकार विधि तथा सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के विकासवादी स्वरूप का समर्थन किया है। इस प्रकार इस सिद्धांत के इन मुख्य बातों के साथ साथ इसकी भी आलोचकों द्वारा कुछ आलोचनाएं की गई हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1, सभी अधिकार इतिहास की उपज नहीं। यह ठीक है कि हमारे बहुत से अधिकार रीति रिवाजों और परंपराओं से अस्तित्व में आए हैं, किंतु यह नहीं माना जा सकता कि सभी अधिकार परंपराओं के परिणाम हैं। उदाहरण स्वरूप काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अवकाश का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि ऐसे अधिकार हैं जिन्हें हम परंपराओं की उपज नहीं मान सकते। रीति रिवाजों के विरुद्ध भी अधिकारों का सृजन होता है। नंबर 2, सभी रीति रिवाज हमेशा ठीक नहीं होते। आलोचकों का कहना है कि रीति रिवाज हमेशा ठीक नहीं होते। यदि हम रीति रिवाज को ही अधिकार मान ले तो समाज में सती प्रथा, छुआछूत, दास प्रथा जैसी बुराइयां कभी दूर नहीं होती। हॉकिंस ने
इस आलोचना का समर्थन करते हुए लिखा है कि रीति रिवाजों को सदैव सही मानकर अधिकार बताना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह कहना कि कानून किसी भी कार्य को उचित बना सकता है। नंबर 3, अत्यधिक रूढ़िवादी। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत अत्यंत रूढ़िवादी है। केवल परंपराओं को अधिकार का आधार मान लेने से अधिकारों की विकासशीलता रुक जाती है। देश और काल के अनुसार अधिकार बदलते रहते हैं और रीति रिवाजों तथा प्रथाओं से उन्हें जोड़ देने से वे जड़वत होकर अपनी उपयोगिता और आकर्षण खो देते हैं। इसलिए हॉकिंग का मत है कि ऐतिहासिक सिद्धांत या तो कतई पथ प्रदर्शन नहीं करता और यदि करता है तो गलत करता है। यह एक असहाय सिद्धांत है यदि व्याख्या के विभिन्न स्वतंत्र स्रोतों से उसे आलोकित नहीं किया जाए। इस प्रकार अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की बहुत सारे आलोचकों द्वारा आलोचना किए गए हैं, फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत के कुछ विशेष महत्व हैं जो इस प्रकार हैं। यह कहा जाता है कि व्यक्ति के अनेक अधिकार रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है। कोई भी प्रथा बार बार बिना बाधा के दोहराए जाने के बाद समय पाकर रीति रिवाजों में बदल जाती है और इस प्रकार लोग उसे अपना अधिकार मानने लगते हैं। अतः अधिकारों के निर्माण और उनमें रीति रिवाजों की भूमिका भी रही है। फिर भी उन्हें अधिकारों के निर्माण का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। जैसा कि हॉकिंस ने कहा है कि अधिकारों की उत्पत्ति के प्रसंग में इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती, किंतु केवल इतिहास पर अवलंबित नहीं रहा जा सकता। इस प्रकार अधिकार के संबंध में हम लोग 3 सिद्धांत को देख लिए, जिसमें नंबर 1 था प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, नंबर 2 था अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत और नंबर 3 है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। अधिकार के संबंध में इन 3 अधिकारों के अध्ययन विश्लेषण के बाद अगला जो सिद्धांत है वो है अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धांत, जिसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।